मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कराधान विधि संशोधन विधेयक 2019 जो आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 को और संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। माननीय सभापति महोदय, अभी यहाँ राहुल बजाज का जिक्र बहुत हो रहा था, मैं भी उनका जिक्र करना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनका समर्थन कर रहे थे। मेरा लोकसभा क्षेत्र लखीमपुर गन्ना उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर 10 बड़ी चीनी मिलें हैं और वहाँ पर राहुल बजाज की 3 चीनी मिलें हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? आप डिस्टर्ब मत करिए। आप उनको जो भी ऑब्जेक्शन करना है मैडम से करिए, मैडम से करिए। We all know he was a member of the other house. Everybody here knows that. आपने नाम लिया है इसीलिए मैं भी नाम ले रहा हूं। राहुल बजाज की 3 चीनी मिलें हैं जिन पर 2 साल का 10,000 करोड़ से ज्यादा का गन्ना बकाया किसानों का है। लखीमपुर जनपद के 10,000 करोड़ से अधिक का बकाया केवल राहुल बजाज पर है। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये सरकार सक्रिय है और किसानों का गन्ना भुगतान दिलाने के लिए लगातार, अरे वही है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। अरे भाई, एक मिनट, आप मेरे को एक बात बताइए। एक इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, आप लोग खड़े होके क्यों डिफेंड कर रहे हैं? रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा, ले आएंगे रिकॉर्ड पर। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। अरे भैया, आराम से बैठिए। अरे आपको नहीं मालूम है, मैं उसी लोकसभा क्षेत्र का सांसद हूं, मैं आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूं। मैं आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूं। अगर उनकी चमचागिरी करना है तो वहीं पर जाके उनके सामने करो। अजय मिश्रा जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए, आप उधर देख के बात मत कीजिए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कुछ भी कि वो बजाज शुगर फैक्ट्री we will check the record and remove whatever is objectionable. Please be seated. Please be seated. You can't force the chair to take a call when the call has to be. We've taken a note of it. We've taken a note of it. Please be seated. Please be seated. Note been taken. Please be seated. उनके ऊपर बाकी है। और जिस तरह से ये सरकार सक्रिय है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐसे चीनी मिल के जो मालिक हैं, जो किसानों का पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की है, तो उनका भयभीत होना स्वाभाविक है। और ऐसे लोग निश्चित रूप से जो गलत काम में जुड़े हुए हैं वो सारे भयभीत हैं, उनको भयभीत होना चाहिए। ये मत्था ठोकने से और नाम बदल लेने से कुछ नहीं हो जाता है। राहुल बजाज का लड़का ही वहां मालिक है। राहुल बजाज का लड़का हर तीसरे महीने जाता है। अरे भाई, अभी आज की डिबेट उससे आगे बढ़ते हैं ना जी। विषय पे आइए। ये इनका अरे उन लोगों ने अपनी बात कही, आपने भी उनकी बात कह दी। अब विषय पे आइए। आप दानिश जी की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। ऐसा है, दानिश जी अगर मैं मुझसे चाहेंगे तो मैं उनकी पूरी कुंडली इनको दे दूंगा। और मैं जिस समय गोला गोकर्णनाथ में जमुनालाल बजाज जी ने चीनी मिल लगाई थी, जो एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान शुगर फैक्ट्री थी, उसके ही मालिक हैं राहुल बजाज, उनके लड़के हैं। और अरे उसमें राहुल बजाज का लड़का ही जाता है इस समय भैया। नहीं, मैं माननीय आगे विषय पे आइए। माननीय सभापति जी, मैं इनकी बात को ये भी कहना चाहता हूँ, नाम बदल लेने से रिकॉर्ड चेक करके इस पे बात करेंगे। अब आप विषय पे आइए। नहीं बदल जाता। कंपनी का नाम नवभारत टाइम्स रखो या यंग इंडिया रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चोरी हुई है वो निश्चित रूप से पकड़ी जाएगी। नाम बदलने से, व्यक्ति बदलने से चोरी नहीं बदल जाती है। माननीय सभापति महोदय, आयकर अधिनियम 1961 पूर्व से ही प्रचलित था और 2018-19 की आयकर पर अधिभार और संशोधनों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर के संबंध में 2019 में 1 अगस्त को हमने इस बिल को प्रस्तुत किया था। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में विशेष परिस्थितियां हैं, अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में कुछ तत्कालिक जरूरतों की वजह से भारत के संविधान अनुच्छेद 123 के अंतर्गत 20 सितंबर 2019 को
कराधान विधि संशोधन अध्यादेश 2019 में स्थापित किया गया था। अध्यादेश के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 और फाइनेंस नंबर 2 बिल 2019 में कुछ जरूरी संशोधन करने के लिए उक्त अध्यादेश को अधिनियमित करने हेतु ये बिल प्रस्तुत किया गया है। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए माननीय सभापति महोदय खड़ा हुआ हूँ। उक्त अधिनियम जहां उसका प्रमुख उद्देश्य पूंजी निवेश बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लाया गया है, जिसके कारण उसका सीधा लाभ संयंत्रों के परिवर्तन में और दूसरे कई ऐसे उद्योग हैं, माइनिंग आदि, जिनमें उसका लाभ सीधे मिलने वाला है। अधिनियम द्वारा कारपोरेट करों में भारी कमी की गई है। आर्थिक उछाल आएगा, आर्थिक तेजी आएगी, ऐसी पूरी संभावनाएं भारतीय उद्योग के लिए हैं। भारतीय उद्योग कारोबार को विश्व स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं इस समय मंदी का दौर है और कई देश दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने अपने टैक्स ढांचे को इतना कम कर दिया है, जिसके कारण दूसरे कई देशों के ऐसे व्यापारी और व्यापारी कंपनियां वहां पर जाकर के विनिर्माण का काम कर रहे हैं और उसके बाद हमारे देश में उसको एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, जिसका प्रभाव भी कारपोरेट क्षेत्र में पड़ रहा है। उस प्रभाव को कम करने का उद्देश्य भी इस अधिनियम में है। इस विधेयक के द्वारा जहां धारा 115 जो हमारा आयकर अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है और विनिर्माण कंपनियों को 15% की दर से आयकर भुगतान का विकल्प दिया गया है। वहीं वर्ष 2020 और 21 में वैकल्पिक दर जो 18.5% की थी उसको भी हमने 15% किया है और 400 करोड़ रुपए से ऊपर का जिनका 2017-18 में टर्नओवर रहा है, ऐसी आयकर निगमित दरों पर 25% को घटा करके हमने 22% किया है। निश्चित रूप से इस कर कटौती का जो एक अनुमान लगाया गया है कि 2019-20 में लगभग देश के राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी होने की संभावना है। अभी जैसे अरविंद सावंत जी कह रहे थे राजकोषीय घाटा बढ़ा है, हमने 7 महीने में वो सीमा क्रॉस की जो हमको साल में करनी थी। उसका एक प्रमुख कारण ये भी है और ये कारण इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमको पूरी दुनिया की कंपनियों से और दुनिया के दूसरे देशों से भी प्रतिस्पर्धा करनी है। सरकार ने आर्थिक रूप से जो हमारा ढांचा है उसमें सुधार करने के लिए सुस्ती जो लगातार बढ़ रही है दुनिया में जिस तरह से है, वैसे भारत पे भी उसका प्रभाव पड़ा है। इसलिए हमने पूरी दुनिया के अनुरूप अपने टैक्स ढांचे को भी बनाने के लिए इस टैक्स में भारी कमी की है, क्योंकि एक लंबे समय से जो पूरी दुनिया का एवरेज टैक्स था 23.03%, उससे हमारा लगभग 10% अधिक टैक्स था। अब ये कमी करने के बाद हम लगभग 25% टैक्स करने में सफल हो गए हैं, जो लगभग पूरी दुनिया के एक समान है। और निसंदेह जो ये हम लोगों ने सुधार किया है इसका प्रभाव हमारे देश में भी पड़ेगा। सरकार ने जहां आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए इसका उपयोग करने की बात कही है, वहीं कृषि क्षेत्र से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों व जीडीपी में को भी वृद्धि हो, उस दृष्टि से भी ये विधेयक महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश, राजस्व, घरेलू एवं आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं भी निश्चित रूप से बढ़ेंगी। पूंजीगत लाभ में वृद्धि के साथ साथ बचत को भी बढ़ावा मिलेगा तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के साथ साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलने से बैंकिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी भारत को सीधा फायदा होगा, इसकी संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के इस निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने भी ये कहा है कि भारत ने अपने देश में विदेशी पूंजी के निवेश के अनुकूल माहौल को बनाया है और जिसका निवेश पर सकारात्मक असर पड़ने की पूरी संभावना है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार को 2004 से 14 के बीच में बहुत जो एक वातावरण था पूरे देश में, रोज नए घोटाले होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जब 2014 में हम सरकार में आए तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। उसको सुधारने के लिए हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने उस समय कई बड़े कदम उठाए थे, जिसमें ब्लैक मनी के लिए SIT हो, फाइनेंस बिल 2017 हो, GST हो, 1000 और 500 के नोटों को हमने बंद करके और उसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड हो, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा हो, ऑनलाइन बाजार का एक हमने ढांचा खड़ा किया, नकदी लेन देन को हमने कम किया
और जो डिजिटल लेन देन हो रहा था उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। उसके साथ साथ हमने टैक्सिंग सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उसके अलावा जो ऐसे लोग थे जो बैंकों का पैसा लेकर के बाहर चले गए थे, उनके खिलाफ भी हमने दूसरे देशों में जाकर के उनसे, या वहाँ के लोग यहाँ आए, हमने ऐसे कई एग्रीमेंट किए जिसका प्रभाव आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारी सूचनाएं भी हमको मिल रही हैं और जो लोग इस देश का पैसा लेकर के भागे थे वो वहाँ पर मुकदमों का सामना कर रहे हैं या तो वो जेल में हैं। ये इस सरकार और हमारी सरकार के काम करने के तरीके के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि कई चुनौतियां निसंदेह हमारे सामने हैं। इस समय देश जो पूरी दुनिया में एक मंदी का दौर है, उसमें केवल भारत में ही ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में जिस तरह से मंदी का दौर है उसका प्रभाव भारत पर भी, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक तो ये मैं कहना चाहूंगा, जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं, हालांकि ये जो प्रयास है उसका प्रभाव आज हम लोगों को देखने को मिला। आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि नवंबर का जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। अरुण जेटली साहब कहते थे कि 1 लाख करोड़ हर महीने में टैक्स आए, ऐसी संभावनाएं हैं, और वो आज हमारा क्रॉस कर गया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए देश में बिना बिल की जो खरीदारी है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। डिजिटल भुगतान पर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। नगद लेन देन को हतोत्साहित करना चाहिए। जीएसटी का फायदा यह है कि जो ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है उसमें कच्चे माल से लेकर के आखिरी जो बिक्री होती है वहां तक की पूरे लोग जुड़ जाते हैं, जिससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है और जो गलत तरह से काम करते थे, बिना रसीद के काम करते थे, उन लोगों को वो लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिस्टम में भी जुड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय भी सिस्टम में आया है। बस मैं समाप्त कर रहा हूँ, एक मिनट का बस है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह की चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं, हमारी प्रतिबद्धता है। हम 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। निसंदेह पिछले 58 साल से लागू प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में परिवर्तन के लिए संबंधित सिफारिशें महत्वपूर्ण है। प्रशासन को तत्काल स्पष्टता से कानूनों को लगाना और क्रियान्वयन की आवश्यकता है। निश्चित ही इस समय देश में अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में है। यह नया आयकर कानून करदाताओं को सहूलियत बढ़ाने के साथ ही साथ कर संग्रह बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। नए कानून को जीएसटी के साथ ही करदाताओं के बढ़ने और कानूनी मसलों पर नियंत्रण के साथ ही अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में मदद मिलेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। मैं इन सारी बातों को कहते हुए इस बिल का पुनः समर्थन करते हुए और देश हमारा 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा, इसके प्रतिबद्धता जताते हुए वित्त मंत्री जी का अभिवादन और उनको धन्यवाद करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।